हेलो नमस्कार, मैं विकास तिवारी स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश ग्रामीण परिवेश श्रृंखला का यह 22वां वीडियो है और बात करें अगर केंद्र सरकार की योजनाओं का तो यह चौथा और आखिरी वीडियो है। ठीक है, तो जिन साथियों ने पिछले के सभी वीडियोज़ को नहीं देखा है उनको इस चैनल पर प्लेलिस्ट के माध्यम से अरेंज कर दिया गया है। साथियों, उन वीडियोज़ को देख लीजिए, तब इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो की पहली योजना का नाम है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, ठीक है। इसका शुरुआत कब हुआ था? 12 नवंबर 2020 को शुरू हुई है। 12 नवंबर 2020 को 12 नवंबर 2020 को 11 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म दिवस है उसी दिन, तो ये 12 नवंबर से याद कर लीजिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो हैं, इन्हीं के द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का प्रारंभ किया गया है। ठीक है, निर्मला सीतारमण जी वर्तमान में भी वित्त मंत्री हैं। इस योजना को कोविड-19 काल से उभर रहे भारत में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए आरंभ किया गया है। ठीक है, जो कोविड-19 के चलते जो भारत की अर्थव्यवस्था, इनफैक्ट कहें कि विश्व की अर्थव्यवस्था चरमराई थी, तो उसी के तहत भारत की भी अर्थव्यवस्था जब चरमराई तो उसी के तहत इस योजना को लॉन्च किया गया, ताकि जो प्रवासी मजदूर हैं उनको सही डायरेक्शन, उनको रोज़गार दिया जा सके, उनकी जो क्षमता है, कार्य क्षमता, उनको सही डायरेक्शन में यूज किया जा सके। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। योजना में केंद्र सरकार 1 अक्टूबर 2020 या उसके बाद और 30 जून 2021 तक शामिल सभी नए कर्मचारियों को 2 वर्ष की अवधि तक सब्सिडी प्रदान करेगी। ठीक है, तो अगली योजना पे चलते हैं। अगली योजना नहीं, ये एक एप्लीकेशन है, मोबाइल का एक एप्लीकेशन है, आरोग्य सेतु एप्लीकेशन। तो ये है आरोग्य सेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित, माने ये एक संस्था है, इसके द्वारा विकसित एक कोविड-19 ट्रैकिंग मोबाइल एप्लीकेशन है। ठीक है, यह भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। माईटी बोलते हैं इसको, MEITY। ठीक है, इस मंत्रालय का नाम है माईटी, और हिंदी में बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक, इसका लॉन्च कब हुआ था? अप्रैल 2020 में हुआ था। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है कि इसका लॉन्च कब हुआ था। आरोग्य सेतु एप्लीकेशन का लॉन्च डेट कब है? तो डेट मत याद करिए, मंथ याद करिए। अप्रैल 2020 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, क्योंकि 22 मार्च से कर्फ्यू लगा था और 24 मार्च से लॉकडाउन लगा था। मार्च के जस्ट अगले महीने अप्रैल 2020 में ही ये एप्लीकेशन लॉन्च हुआ था। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो जो है अजय देवगन है। ठीक है, लॉन्च होने के केवल 3 दिनों के भीतर यह 3 मिलियन से अधिक डाउनलोड हो गया था। ठीक है, मतलब एक रिकॉर्ड कायम किया कि भारत में विद इन इंडिया की अगर बात करें तो ये मात्र 3 दिन में 3 मिलियन डाउनलोड होने वाला एक पहला और एकमात्र एप्लीकेशन बन गया। ठीक, आगे देखते हैं। अगला है विवाद से विश्वास योजना। देखिए, इस नाम से तो आप बिल्कुल गेस ही नहीं कर सकते हैं कि कौन सी योजना, ये वाली योजना किस क्षेत्र से रिलेटेड होगी। तो ऐसी योजनाएं समझ लीजिए धोखेबाज योजना होती हैं, ये कभी भी आ सकती हैं और आप गेस भी नहीं कर पाएंगे। तो ये है क्या? जो करदाता होते हैं, करदाता जो टैक्स पेयर्स होते हैं, इनका अगर कभी टैक्स पे करते समय अगर कोई लफड़ा हो गया, समझ लीजिए कोई अगर दिक्कत समाधान आ रहा है, दिक्कत समस्या आ रही है, तो उसको समाधान के लिए, उसके निपटारण के लिए ये वाली योजना लॉन्च की गई, विवाद से विश्वास योजना। ठीक है, इसमें क्या है? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी 2020 को केंद्रीय बजट पेश करते हुए विवाद से विश्वास योजना 2022 की घोषणा की। ठीक है, ये 2022 वर्तमान का हो गया है, लॉन्च की थी। ठीक है, विवाद से विश्वास स्कीम लॉन्च की। आगे देखते हैं, इसका उद्देश्य क्या था? देखिए, उद्देश्य यही है, कर मामलों का निपटारा करना। जो कर मामले होते हैं, जैसे अगर किसी का, जैसे GST में किसी का कुछ अटका हुआ है, कोई मैटर हुआ है, समझ लीजिए कि वहाँ पे टैक्स वो कह रहा है कि नहीं, हमारे हिसाब से कम टैक्स होना चाहिए, लेकिन सरकार कह रही है ज़्यादा होना चाहिए, तो उसी के बीच में एक समझ लीजिए बीच बिचौलिया वाला रास्ता निकालने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया है। ठीक ना,
वे सभी कर देने वाले कारोबारी जो कर से संबंधित विवादों, जैसे कि कर के कारण किसी भी फोरम से प्रताड़ित किए जा रहे हों, फोरम मतलब किसी संस्था से प्रताड़ित किए जा रहे हों, या कर न चुकाए जाने के कारण किसी प्रकार के केस या अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, तो ये सब अगर कोई इस समस्याओं से जूझ रहा है तो उसके लिए ये एकमात्र सॉल्यूशन है ये योजना। ठीक है, उस पर जाकर रजिस्टर करें और वहाँ पे जो कुछ भी होगा आगे उसमें उसको बताया जाएगा, उसको पालन करें। ठीक, आगे देखते हैं। आयकर विभाग द्वारा पारित विवाद से विश्वास स्कीम 2022 का उद्देश्य इनकम टैक्स से संबंधित विवादों में से है। इसके साथ विवादित करों से संबंधित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सभी समस्याओं को सुलझाना इसका उद्देश्य है। ठीक, तो आशा करते हैं समझे होंगे आप। अगली योजना पे चलते हैं, पीएम वाणी योजना। देखिए ये भी आप नाम से गेस नहीं कर पाएंगे कि कौन सी योजना है, किस क्षेत्र में ये लागू होने वाली योजना है। तो ये वाणी योजना है। आप ये समझ लीजिए जो फ्री इंटरनेट मिलता है, वाईफाई वगैरह, किसी चौराहे पर अगर जाएं और फ्री वाईफाई मिल रहा है तो समझ लीजिए कि वो इसी योजना के तहत आप यूज कर पा रहे हैं उस नेट को। ठीक है, जो रेलवे में मिलता नहीं है, रेलवे स्टेशन पे जाइए तो आपको एक नेट कुछ आधा घंटा के लिए फ्री मिलता है ना, वो इसी योजना के तहत, पीएम वाणी योजना के तहत मिलता है आपको। पीएम वाणी योजना का आरंभ हमारे देश के पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ठीक है, अब इसका देखिए फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट? क्योंकि ये सब वैसा ही नाम में वाणी आ रहा है और वाणी का कुछ ये जो नेट इंटरनेट सेवा से कोई लेना देना है नहीं, इस वजह से पूछ सकते हैं। तो प्रधानमंत्री वाईफाई, वी से हो गया वाईफाई, ए से हो गया एक्सेस, एन से हो गया नेटवर्क इनिशिएटिव, आई से हो गया। ठीक है, प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इनिशिएटिव। उद्देश्य क्या था इसका? सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई की सुविधा प्रदान करना। ठीक, आगे देखते हैं। सभी सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई की सुविधा सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी, इसका उद्देश्य था। दिसंबर 2020 में पीएम वाणी योजना को सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। लॉन्च कब हुई थी? दिसंबर 2020 में। दिसंबर में अगर कोई डेट का इम्पोर्टेंट बताएं तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, 5 दिसंबर को सॉइल दिवस, मृदा। ऑपरेशन ग्रीन योजना, ऑपरेशन ग्रीन योजना देखिए ये भी नाम से आप गेस नहीं कर पाएंगे किसका है। तो ऑपरेशन ग्रीन योजना जो है ये टमाटर, प्याज और आलू, माने ये टोमेटो, ओनियन एंड पोटैटो, TOP, टॉप फसलों की आपूर्ति को स्थिर करने और पूरे देश में मूल्य अस्थिरता को बिना पूरे वर्ष टॉप फसलों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने। मतलब जो है टमाटर, प्याज और आलू का जो समय के चलते दाम इसका बढ़ता घटता रहता है, इसी पर कंट्रोल लाने के लिए ये वाली योजना को लॉन्च किया गया था। ठीक है, योजना के संरचनात्मक और बुनियादी ढांचे के हिस्से में मदद करने के लिए कृषि बाजार APMC, जो मंडियां होती हैं, ऑनलाइन मंडियां होती हैं, उसको APMC बोला जाता है, द्वारा प्रचारित बाजारों को ई-नैम प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया। ठीक है, ई-नैम का मतलब कृषि क्षेत्र का अमेजोन, समझ लिया, अमेजोन कृषि क्षेत्र का। मूल्य स्थिरीकरण उपायों को लागू करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ NAFED नोडल एजेंसी है। ठीक है, ये समझ लीजिए ये पेरेंट एजेंसी है। किस चीज़ के लिए? ऑपरेशन ग्रीन योजना लागू करने के लिए। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय सब्सिडी का 50% देती है। ठीक है, किस चीज़ के लिए? ये ऑपरेशन ग्रीन के तहत TOP माने टोमेटो, ओनियन और पोटैटो का उत्पादन करने के लिए। टोमेटो, ओनियन एंड पोटैटो फसलों का उत्पादन से भंडारण तक का परिवहन सब जो है ये इस योजना के तहत आता है। ऐसा नहीं कि बस केवल उगा दिए हैं आप टमाटर और प्याज और आलू तो यही में हो गया, आप ग्रीन योजना के साथ लाभार्थी हो जाएंगे। नहीं, वो उत्पादन से लेके कंज्यूमर तक पहुंचाने तक के जो भी काम होता है वो सब इस योजना के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुसुम योजना, कुसुम योजना देखिए ये भी अब्रिविएशन है, अब्रिविएशन इसका पता होना चाहिए। किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान। ठीक है, महाअभियान है, KUSUM, कुसुम। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 2019 में एक योजना किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान दैट इज कुसुम को प्रतिपादित किया, को सुझाया था। ठीक है,
पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य डीजल और मिट्टी के तेल पर किसानों की निर्भरता को दूर करना या कम करना, दूर तो एकदम से हो नहीं सकता लेकिन कम करना, और पंप समूहों को सौर ऊर्जा से जोड़ना था। ठीक है, जैसे अगर कोई व्यक्ति है वो अपना ट्यूबवेल स्थापित कर रहा है तो ट्यूबवेल में मोटर लगेगा या तो फिर इंजन लगेगा। तो इंजन अगर लगा रहा है तो वो डीजल पे आश्रित हो जाएगा, अगर मोटर लगा रहा है तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो बिजली पे आश्रित होगा या तो फिर वो दूसरा एक और ऑप्शन बन जाता है कि वो सोलर पैनल लगा ले, सोलर पैनल से वो मोटर चलाए और पानी निकाले। ठीक है, तो यही है जो सोलर पैनल का वाला रास्ता है वो इस वाली योजना द्वारा सुझाया जाता है। ठीक ना। पीएम कुसुम योजना के प्रावधान के अनुसार ग्रिड से जुड़े हुए कृषि पंपों को 30% प्रत्येक केंद्र और राज्य सरकार, देखिए पूरा ये अगर 100% हुआ तो ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार और 40% व्यक्ति द्वारा, माने 30 और 40 ये केंद्र सरकार देने को तैयार है, ये राज्य सरकार, और ये व्यक्ति खुद अपनी जेब से देगा। तो 100% पैसा हो गया। और ये पैसा जो है कुसुम योजना के तहत जो भी जितना भी खर्चा होगा ट्यूबवेल लगाने का, पैनल लगाने का और मोटर खरीदने का, सब आ जाएगा, 100% में आ जाएगा। सौर क्षमता किलोवाट में पंप क्षमता से 2 गुना तक अनुमति दी गई है। मतलब आप जो पैनल लगा, जैसे मान लीजिए आपका मोटर जो है 7 हार्स पावर का है, तो जो आप पैनल लगाएंगे वो मैक्सिमम आप 14 वाट का लगा पाएंगे। ठीक है, क्यों? अब भैया 14 वाट का क्यों लगा रहे हैं, 7 वाट का ही क्यों नहीं? वो इसलिए कि देखिए आप जब लगा ही रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा लगा दीजिए। मान लीजिए आपका एक्स्ट्रा बिजली बच रही है तो आप उसको घर के लिए यूज कर पाएंगे। मान लीजिए घर पे नहीं यूज करना, आपका ट्यूबवेल बहुत दूर है आपके घर से, तो उसको डिस्कॉम कंपनी, डिस्कॉम मतलब जो हम लोगों के घर पे बिजली आती है ना खंभे वाली, इसको डिस्कॉम बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव कंपनी। डिस्कॉम, डिस हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव, COM से हो गया कंपनी, इनको आप बेच पाएंगे। ठीक है, ये खरीदने को तैयार है ऐसी बिजली को जो अधिशेष बिजली होगी। ठीक है, अधिशेष माने एक्स्ट्रा बिजली। यह योजना कम पूंजीगत लागत और बिजली के लागत के संदर्भ में कम लागत को जन्म देती। ऑब्वियस सी बात है, पहले जो इन्वेस्ट करने के समय खर्चा आएगा उसके बाद तो फिर बचत ही बचत होगी, डीजल खरीदना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। इसके बारे में देखते हैं। स्वामित्व ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर प्रौद्योगिकी के साथ गांवों के लिए मानचित्रण का सर्वेक्षण है। ठीक है, ये जैसे गांव का नक्शा बनाने के लिए, गांव का मैप तैयार करने के लिए ये वाली योजना लॉन्च की गई है। ठीक है, ये समझिए आप। प्रत्येक राज्य में राजस्व विभाग, भूमि रिकॉर्ड विभाग, ये देखिए आपका ये राजस्व विभाग आ जाने से आपके लिए ये वाली योजना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गई है, क्योंकि आप भी तो लेखपाल की ही तैयारी कर रहे हैं। इस वजह से देखिए राजस्व विभाग या भूमि रिकॉर्ड विभाग राज्य पंचायती विभाग और नोडल मंत्रालय के साथ योजना के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए काम करें। कौन कौन सा इसमें मतलब कौन कौन सा विभाग इस योजना को अंजाम देने के लिए है वो यहाँ पे लिखा है इस लाइन में। ठीक है, योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना। ठीक है, इस योजना के तहत सरकारी अधिकारियों द्वारा जमीन मालिकों को स्वामित्व संपत्ति कार्ड प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, जैसे गाँव में तो अक्सर आज की डेट में अगर विवाद हो जाते हैं कि ये खेत किसका है, ये खेत किसका है, ये क्योंकि मेड़ जो है यही विवाद का कारण बनेगा। अगर ये मेड़ इधर थोड़ा सा खिसक गया तो ये वाले का फ़ायदा हो गया, इधर का नुकसान हुआ, तब लड़ाई झगड़ा हो गया। तो ये चीज़ अगर जो है मैप के माध्यम से अगर डिजिटल मैपिंग की जाएगी तब थोड़ा सा ये विवाद जो है गाँव के क्षेत्र में नहीं होगा। विवाद नहीं होगा तो फिर गाँव का भी विकास होगा। ये सब जुड़े हुए हैं कि एक ही सिक्के के सब पहलू अलग अलग हैं। ठीक है, ग्रामीण आबादी, ये आबादी है, क्षेत्रों के सीमांकन के लिए ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक और सतत संचालन संदर्भ स्टेशन का उपयोग किया जाएगा। माने जो ये मैपिंग होनी है ये ड्रोन के तहत की जाएगी। ठीक है, ड्रोन का यूज किया जाएगा ऐसा मैपिंग करने के लिए, ये कहना का मतलब है। आगे देखते हैं, वही का कंटिन्यूअस पार्ट है। ड्रोन का उपयोग करने वाले क्षेत्रों की मानचित्रण सभी गांवों में 4 साल की अवधि के लिए किया जाएगा। माने एक बार जब मैपिंग की जाएगी तो वो 4 साल तक कोई अपडेट नहीं मांगी जाएगी उससे। ठीक है, 4 साल के बाद फिर से अपडेट होगा उसमें। और यह जो है पहली बार जो है 2020 में शुरू हुआ है, मतलब 2020 से शुरू होने का मतलब 24 तक के लिए फुर्सत है। फिर 24 में शुरू होगा,
मैपिंग करना, 28 तक के लिए फुर्सत हो जाएगी। ठीक, वर्तमान में यह योजना केवल 6 राज्यों में, कौन कौन से भैया लकी राज्य हैं? हरियाणा है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है और उत्तराखंड है, ये हैं। ठीक है, अब इसको याद करने के, देखिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों पड़ोसी राज्य हैं, मध्य प्रदेश और कर्नाटक और जो है महाराष्ट्र, ये भी तीनों पड़ोसी राज्य हैं। हरियाणा जो है ये उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य है ऐसे। ठीक है, इधर ही 3 थे ये पड़ोसी राज्य हैं और 3 थे ये पड़ोसी राज्य हैं। ठीक, यह योजना देश की केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित, माने केंद्र सरकार जो है इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार मिशन योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 राज्यों में ग्रामीण कल्याण योजना, गरीब कल्याण रोजगार, मतलब उसी का अलग अलग नाम है ना, अलग अलग नाम है लेकिन योजना एक ही है, की शुरुआत की। ठीक, यह अभियान प्रवासी श्रमिकों को आजीविका का अवसर प्रदान करेगा। ये सब वही जब पहला लॉकडाउन लगा था तो प्रवासी मजदूरों की समस्या एकदम विकट रूप धारण कर ली थी, तो वही सब के लिए, वही सबको देखते हुए ये सब योजनाएं लॉन्च की गई हैं। ठीक है, अभियान का संचालन जिलों में कॉमन सर्विस सेंटरों और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, ये कहाँ से चालू किया जाएगा, लगाया जाएगा, ये इस लाइन में लिखा हुआ है। अभियान 125 दिनों का है, एक्चुअली में अब के हिसाब से कहेंगे तो था। ठीक है, जो कि मिशन मोड में काम करेगा। मिशन मोड का मतलब समझ रहे हो ना कि जो काम, जैसे मिशन मोड जो, जैसे ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को लाया गया है, तो ये एक ऑपरेशन चला के किया गया, मतलब इस ऑपरेशन के तहत जो है एकदम दिन रात आदमी जग के अपना पहला कर्तव्य मान के पूरा करेगा इसको। तो वैसे मिशन मोड में कोई काम होता है तो समझ लो यही और यही एकमात्र काम होगा जब तक ये काम नहीं हो चुका होगा। अभियान के लिए बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा में 25,000 से अधिक प्रवासी कामगारों के साथ कुल 116 जिलों को चुना गया है और 27 आकांक्षी जिले भी शामिल हैं। ठीक है, 27 आकांक्षी जिले क्या होते हैं? आकांक्षी जिले मतलब अभी जहाँ पे विकास की संभावनाएं अपार हैं उनको आकांक्षी जिले कहते हैं। जैसे अगर यूपी का कहें बस्ती जिला जो है, यहाँ पे शिक्षा के लिए अपार संभावना, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा जो है सबसे साक्षरता की दृष्टि से देखें तो बस्ती जो है आपका, ये बस्ती नहीं श्रावस्ती, माफ़ करिएगा, श्रावस्ती, जहाँ से पहली बार उपदेश दिए थे महात्मा बुद्ध जी, वो वाला श्रावस्ती, यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में अगर विकास कोई करना चाहे तो बहुत अपार संभावना है, तो इस वजह से इसको आकांक्षी जिला कहा जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना, जन औषधि योजना, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों, ठीक है, PMJAK जन औषधि केंद्र के विशेष केंद्रों के माध्यम से आम लोगों को सस्ती कीमत और गुणवत्ता वाली दवाइयाँ उपलब्ध कराने के लिए औषधि, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, ये 3 मंत्रालय नहीं, एक ही मंत्रालय का इतना बड़ा नाम है, द्वारा 2016 में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना की शुरुआत की गई थी। जेनेरिक दवाइयाँ इसमें वितरित की जाएंगी या बांटी जाएंगी, दी जाएंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जन औषधि दिवस मनाया जाता है 7 मार्च को, जन औषधि दिवस 7 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, स्वास्थ्य के सिपाही इस योजना के तहत, देखिए स्वास्थ्य के सिपाही एक टर्म आया है, क्या इस टर्म का मतलब है? इस योजना के तहत मरीजों और बुजुर्गों के दरवाजे पर आवश्यक सेवाएं और दवाएं उपलब्ध कराने वाले फार्मासिस्ट को स्वास्थ्य के सिपाही कहा जाएगा। ठीक है, यह एक नो प्रॉफिट नो लॉस स्कीम है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस स्कीम का मतलब जो है ये केवल और केवल सरकार ही चलाएगी, ऐसा कोई प्राइवेट व्यक्ति तो ऐसा चलाएगा ही नहीं कि नो प्रॉफिट नो लॉस का स्कीम चलाए। वो भाई व्यक्ति अगर कोई काम करता है तो उसको तो प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए, लेकिन अगर सरकारें जब काम करती हैं तो वो बिना प्रॉफिट के ही काम करती हैं ताकि लोगों को, मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा से फ़ायदा मिलता रहे। ठीक है, पहला जन औषधि केंद्र जो है ये 2008 में अमृतसर पंजाब में खोला गया था। अब देखिए 2008 में खुला है, ये इस योजना के तहत नहीं खुला है क्योंकि ये योजना 2016 में लॉन्च हुई है, लेकिन जो अगर पहला जन औषधि केंद्र कहेंगे
तो वो 2008 में इसी योजना की तर्ज पे कहें खोला गया था। अमृतसर पंजाब में, अमृतसर को रामदास जी ने बसाया था, रामदास। अमृतसर का एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये मनरेगा बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, देखिए एक्ट है ये। ठीक है, ये योजना नहीं है। योजना का मतलब जब सरकार मूड में आए तो बना दी, नहीं आए तो नहीं बनाई। लेकिन जो अधिनियम होता है वो संसद के द्वारा होता है। एक बिल पास किया जाएगा, बिल पे राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होगा, संसद में ये सब पूरा एक प्रक्रिया होगी। तो अधिनियम का मतलब होता है कि ये लागू करना सरकार की कर्तव्य बन जाता है, सरकार का कर्तव्य बन जाता है। ठीक है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, देखिए 2005 में ये आया था, मूल रूप से 2005 में आया था। ठीक है, अधिनियम 2005 में आया, योजना जो है 2006 में आई। इस अधिनियम पे आधारित 2006 में योजना लॉन्च हुई। ठीक है, और उसके बाद 2006 चला, 7 चला, 8 चला, 2009 में इसका नाम नरेगा से मनरेगा कर दिया गया, मतलब इसके नाम में महात्मा गांधी जोड़ दिया गया। तो देखिए 2005 हो गया इम्पोर्टेंट, फिर 2006 इम्पोर्टेंट हो गया, उसके बाद 2009 इम्पोर्टेंट हो गया। तो 5 में अधिनियम आया, 6 में इसका तहत योजना लॉन्च की गई, और 9 में योजना का नाम चेंज करके महात्मा गांधी भी जोड़ दिया गया था। ठीक है, इसमें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह यूपीए सरकार के तहत दिसंबर 2005 में इसकी अनुमति दी गई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में हर उस परिवार को जिसके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम करना चाहते हैं, अकुशल मतलब कोई हमें टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, शारीरिक श्रम करना चाहते हैं माने वो इच्छुक है लेकिन कर नहीं पा रहा है, एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का वेतन रोजगार प्राप्त करने की आजीविका सुरक्षा का तीव्र करना था। मतलब अगर कोई इच्छुक है, ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति वो इच्छुक है कि हम काम करना चाह रहे हैं लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा है, तो सरकार का जो है एक दायित्व बनता है कि उसको काम उपलब्ध कराए। ठीक है, यही है इसके तहत। आगे देखते हैं, ये और है अभी। यह अधिनियम पहली बार 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अब देखिए प्रस्तुत किया गया था तब, लेकिन पास कब हुआ है? 2005 में आके। ठीक है, इसे अंततः संसद में स्वीकार किया गया और भारत के 625 जिलों में से लागू किया गया था। ठीक है, भारत में कुल कितने ज़िले हैं अगर आपसे पूछें तो आप ये सब पढ़ाया गया है। तो भारत में कुल वर्तमान में कुल कितने ज़िले हैं? 707 ज़िले हैं। ठीक है, 707 ज़िले हैं। 13 ज़िले और जुड़ने वाले हैं आंध्र प्रदेश के, 720 हो जाएंगे। ठीक, इस कानून को सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक कार्यक्रम कहा है। बड़ा होगा ही क्योंकि भारत की जनसंख्या इतनी बड़ी है कि ऑब्वियस सी बात बड़ा हो ही जाएगा। विश्व विकास रिपोर्ट 2014 में विश्व बैंक ने इसे ग्रामीण विकास का एक शानदार उदाहरण कहा है। विश्व बैंक अगर तारीफ कर रहा है तो कुछ तो है भाई इसमें। ठीक है, प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना, इसके बारे में देखते हैं। प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना 2022 में कार्यान्वयन की घोषणा केंद्रीय बजट के दौरान 5 जुलाई, देखिए अभी ये इंपॉर्टेंट है, 5 जुलाई 2019 को वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा की गई थी। इसका लॉन्च किसने किया? निर्मला सीतारमण ने। कब किया? 5 जुलाई 2019 को। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत हमारे देश में छोटे दुकानदार, कारोबारी व व्यापारी जो जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत हैं तथा जिनका वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ तक का है, उनको प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना के अंतर्गत लाभार्थी के रूप में स्वीकृत किया जाएगा। मानो वो इस योजना के तहत अपने आप को लाभार्थी मान सकते हैं, हो सकते हैं। ठीक है, जिनका 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर है। लाभार्थी व्यापारियों की उम्र 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। देखिए कर्मयोगी मानधन योजना जैसे किसान मानधन योजना थी एक, ठीक है, तो उसमें भी सेम यही प्रावधान था, 18 से 40 होना चाहिए। और जब वो 60 साल का हो जाएगा उसको 3000 पेंशन मिलेगी। साथ ही साथ अब देखिए यहाँ पे एक अगला था, 18 साल से अगर कोई एंट्री कर रहा है तो उसको 55 रुपये का मासिक प्रीमियम जोड़ना पड़ेगा, देना पड़ेगा। अगर कोई 40 साल से जोड़ रहा है तो उसको 100 रुपये तक का था, नहीं 40 साल पे 200 था। ठीक है, 30 साल पे 100 था।
ठीक, आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। देखिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, कभी कभी इसमें अन्न ना लगा के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना बोल देते हैं। वर्तमान में जो अन्न मिल रहे हैं ना, जो 5 किलो चावल और चना दाल तेल ये सब मिलता है नहीं, ये सब इसी योजना के तहत मिल रहा है। पीएम गरीब कल्याण योजना कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन को राहत प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, आसान सी बात है, इसमें समझाने कुछ नहीं है। योजना का उद्देश्य क्या है? यह योजना 80 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति माह 5 किलो मुफ्त गेहूं और चावल और 1 किलो मुफ्त साबुत चना, साबुत चना का मतलब जो खड़ा चना होता है वो वाला चना, ठीक है, प्रदान करती है। यह बीपीएल परिवारों को फ्रंटलाइन वर्कर्स, बीपीएल परिवारों को साथ ही साथ जो फ्रंटलाइन वर्कर्स होते हैं 3 महीने के लिए 50 लाख का बीमा कवर के लिए मुफ्त सिलेंडर, माने बीमा कवर देती है और साथ ही साथ मुफ्त सिलेंडर भी देती है। 50 लाख का बीमा मिलता है, मुफ्त सिलेंडर मिलता है। किसको, किनको? बीपीएल परिवारों को, साथ ही साथ फ्रंटलाइन वर्कर। फ्रंटलाइन वर्कर कौन कौन से होते हैं? जैसे हमारे सफाई कर्मी भैया हो गए, डॉक्टर्स हो गए, पुलिस हो गए, ये सब जो है फ्रंटलाइन वर्कर्स होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना, प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना। देखिए ये वाला योजना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इस योजना में एक दो टर्म हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। देखिए जैसे ये गिरमिटिया क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। ऐसे देखिए पढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में इस योजना की शुरुआत की। ठीक है, कर दिया भैया। इस योजना के तहत भारतीय प्रवासियों के लिए के एक समूह को वर्ष में 2 बार भारत में धार्मिक स्थलों की सरकारी प्रायोजित यात्रा पे ले जाया जाएगा। जैसे आईआईटी का 2 बार पेपर होता है ना, वैसे ही समझ लीजिए कि अगर भारत से बाहर कोई भारत का व्यक्ति रह रहा है और वो भारत के तीर्थ स्थलों की दर्शन करना चाह रहा है तो वर्ष भर में 2 बार स्कीम लॉन्च होगी, स्कीम चलेगी ये वाली। ठीक है, स्कीम चलेगी, उसको खबर, ऑब्वियसली बात है, अपडेट रहना पड़ेगा स्कीम से अगर लाभ लेना है तो। और आएगी तो सरकार उसको पूरा भारत के सारे तीर्थ स्थलों पे भ्रमण कराएगी। ठीक है, इस योजना के लाभार्थी कौन कौन से होंगे? 45 से 65 वर्ष तक की आयु के भारतीय मूल के लोग योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, हर कोई नहीं कर सकता भैया, 45 प्लस होना चाहिए, 65 माइनस होना चाहिए व्यक्ति को। गिरमिट जो है, अच्छा ये प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना के लिए सबसे पहली प्राथमिकता गिरमिटिया देशों के लोग हैं, गिरमिटिया देशों के लोग। देखिए अब यहाँ पे एक टर्म आ गया गिरमिटिया। क्या होता है गिरमिटिया? एक्चुअली में गिरमिटिया जो है, ये गिरमिट शब्द जो है एग्रीमेंट का भ्रष्ट रूप है। भ्रष्ट रूप मतलब समझ रहे हैं, जैसे आप कभी स्टेशन पे उतरें तो जो टैक्सी वाले होते हैं वो स्टेशन नहीं चिल्लाते हैं, रेलवे स्टेशन नहीं चिल्लाते हैं, कहते हैं टेशन 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 ऐसे बोलते हैं ना। तो स्टेशन का जो बिगड़ा हुआ रूप हो गया वो टेशन हो गया है। तो वैसे जो एग्रीमेंट है उसको लोग जो होते हैं वो एग्रीमेंट ना कह पाते हैं, इस वजह से उसका नाम जो है गिरमिट बोल देते हैं। ठीक है, एग्रीमेंट का नाम गिरमिट बोल देते हैं। तो यहीं से ये इस गिरमिट शब्द का जन्म हुआ है। गिरमिट का ओरिजिनल नेम मीनिंग जो होगा एग्रीमेंट होता है। अब एग्रीमेंट कौन होता है? देखिए जिन लोगों को समझौते पर गिरमिटिया मजदूरों के रूप में ले जाया जाता है उन्हें गिरमिटिया कहा जाने लगा। मतलब जैसे अगर कोई सऊदी अरब जा रहा होता है काम करने, कमाने जा रहा होता है, उसको एक एग्रीमेंट करवाया जाता है, भैया आप 3 साल तक तो अपना मुंह जो है भारत की तरफ नहीं मुड़ा सकते हैं। मतलब 3 साल के अंदर में आपका दिमाग ख़राब हुआ कि हम चलेंगे नहीं, अब हमसे नहीं हो पाएगा सऊदी अरब में काम, चलेंगे घर, तो नहीं, आप नहीं आ सकते। एग्रीमेंट पे साइन करवाया जाएगा आपसे। ठीक है, तो वही सब जो ये एग्रीमेंट पे साइन करके जो जाएगा उसको गिरमिटिया बोला जाता है। महात्मा गांधी ने गिरमिटिया शब्द गढ़ा था। गिरमिटिया शब्द गढ़ा था मतलब सबसे पहले यूज किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने इस शब्द को यूज किया था। खुद को प्रथम गिरमिटिया भी बोला था। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी भी तो भैया साउथ अफ्रीका गए थे 1893 में। ठीक ना, यही है, यही वजह से गिरमिटिया भारतीय मजदूरों के वंशज हैं जिन्हें फिजी, अब देशों के नाम है, मॉरिशस, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, मलाया प्रायद्वीप और कैरेबियन कंट्री, दक्षिण अमेरिका, यहाँ सब में ले जाया गया है। ठीक है, काहे के लिए ले जाया जाता था भैया? इन मजदूरों को यूरोपीय जो है गन्ना बागानों में काम कराने के लिए ले जाया करते थे। यूरोपीय मतलब जो अंग्रेज़ थे, ब्रिटिश थे, फ्रांसीसी थे, पुर्तगाली थे, ये सब यूरोपीय कहे जाते हैं। ये गन्ना बागानों में काम करने के लिए
हमारे यहाँ के जो ये जिनको हम लोग गिरमिटिया मजदूर कहते हैं, इनको ले जाया करते थे। ठीक है। जिन देशों में मजदूर अंततः बसे उन्हें गिरमिटिया देश कहा जाने लगा। हर एक देश में नहीं गए हैं। जैसे ब्रिटेन में हमारे यहाँ का कोई गन्ना उगाने नहीं जाएगा, तो वहाँ पे बसे हुए लोगों को गिरमिटिया मजदूर नहीं कहेंगे। लेकिन जहाँ पे जैसे फिजी में गया है, मॉरिशस, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, यहाँ सबके गिरमिटिया देश कहा जाने लगा है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। और खुशी की बात यह है कि इस वीडियो के तहत साथ ही हम लोगों ने केंद्र सरकार की जितनी रिलीवेंट योजनाएं थी वो ख़त्म कर लिया है। अब आगे आने वाले वीडियोज़ में हम केंद्र सरकार की योजनाएं देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब अपने सिलेबस के एंड पे लगभग पहुंच रहे हैं। सिलेबस की उल्टी गिनती अब स्टार्ट हो गई है। तो जुड़े रहिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।